वेरी गुड मॉर्निंग अमित, कुलदीप, ऋषि, रवि, अर्चना। बाकी नाम तो स्लाइड करके नीचे चला गया लगता है। जितेंद्र, जितेंद्रा है या जितेंद्र है या जितेंद्र है। ऑल इज गुड सर, वंडरफुल। चरण स्पर्श, इंडियन ट्रेडिशन का फ्लैग ऊंचा रखते हुए। गौरव गुड मॉर्निंग। संकल्प, अतुल शर्मा, अभिषेक, आज काफ़ी अटेंडेंस है। विनीत, सुरजीत सिंह ठाकुर। चलो, थैंक यू ऑल। वेद प्रकाश, नमस्कार। वर्मा जी, विनीत, ओके। नाउ द क्वेश्चन इज, टॉपिक कहाँ रह गया था, कहाँ से शुरू करना है? टॉपिक कहाँ तक किया था, थोड़ा हिंट तो। प्लेट टेक्टोनिक्स में शायद प्लेट बाउंड्रीज और प्लेट का मूवमेंट्स आइडेंटिफाई किया था। हम लोगों ने डाइवर्जेंट बाउंड्री को पढ़ा था क्या? डाइवर्जेंट बाउंड्री, एक छोटा सा हिंट बहुत जरूरी है। लास्ट टॉपिक क्या किया था हम लोगों ने, आपने क्या लिखा था? क्या लिखे हो? सिर्फ सर लिख रहे हो जितेंद्र। क्या था? जितेंद्र सर, अच्छा। अरे टॉपिक क्या था? लास्ट टॉपिक कहाँ तक करवाया था? डाइवर्जेंट बाउंड्री तो मुझे याद है कि, जल्दी से बताओ लिख करके। ओके, डाइवर्जेंट बाउंड्री 3 स्टेजेस कंप्लीटेड। कटक निर्माण स्टेज 3। अब सारी सीमा के स्टेज कर लिए थे। इसको एक्सप्लेन कर दिया था, समझा दिया था ना? समझाया था नहीं? बस हाँ या ना बोल दो। डाइवर्जेंट बाउंड्री समझ में आ गया था ना? कैसे उसका इंट्रा क्रिस्टल थिनिंग क्या है, रिज कैसे बनता है, नया क्रस्ट कैसे बनता है, एक्सप्लेन कर दिया था। ओके, थैंक यू।
जियोमॉर्फोलॉजी में प्लेट टेक्टोनिक्स का दूसरा भाग चल रहा है, जो कि दूसरा बाउंड्री क्या है, कन्वर्जेंट बाउंड्री यानी अभिसारी सीमा। अभिसारी सीमा क्या है? लिखो, इसमें कुछ सामान्य नियम है, पहले उसका अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। लिखो, जब दो प्लेटों का अभिसरण होता है, तब हेवियर प्लेट, अधिक घनत्व वाला एवं भारी प्लेट का छेपण होता है। छेपण मतलब उसका धंसाव होता है, सबडक्शन होता है। तो अच्छी हिंदी का प्रयोग करना है, छेपण होता है। एवं इस छेपण से नहीं, इसमें एक लाइन और लिख लो। देखो, परंतु यदि प्लेटों का घनत्व, थोड़ा और डिटेल करते हैं, परंतु यदि प्लेटों का घनत्व अथवा भार अथवा द्रव्यमान एक समान हो, तब जिस प्लेट की गति अधिक होगी अथवा छोटा आकार होगा, उसी प्लेट का छेपण होता है। यानी घनत्व के साथ साथ आकार और गति का भी प्रभाव है छेपण में। अब इसमें नियम क्या बनेगा कि जो महासागरीय प्लेट होंगे वो महाद्वीपीय प्लेट के नीचे छेपित हो जाएंगे। याद रखना है इसको। महाद्वीपीय प्लेट बना है किससे? उसमें ज़्यादातर लाइटर मटेरियल है, कम डेंसर रॉक्स है, ग्रेनाइट है, एंडीसाइट है, उसकी डेंसिटी 2.6 है, और जो 2.67, और जो बैसाल्ट है उसका घनत्व 3.0 तक होता है। इसलिए बैसाल्टिक प्लेट ऑलवेज सबडक्ट करेगा, छेपित होगा। सामान्य नियम है। नेक्स्ट लिखिए, प्लेटों का अभिसरण 5 प्रकार का होता है। ओशियन कन्वर्जेंस, ओशियन कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस, ओशियन आइलैंड आर्क, द्वीपीय चाप का कन्वर्जेंस, कॉन्टिनेंट आइलैंड आर्क का कन्वर्जेंस,
और फिर लास्ट है कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस। तो ये 5 प्रकार के प्लेटों का अभिसरण होता है। ये जो 2 हमने ऐड किए हैं, ये आप ऐसा मत समझना कि मैंने कहाँ से ऐड कर दिया। ये सिंपल सी बहुत ही पॉपुलर किताब है स्ट्रॉलर एंड स्ट्रॉलर। वहाँ पे आपको कॉन्टिनेंट आइलैंड आर्क कन्वर्जेंस पे डिस्कशन मिल जाएगा, ओशियन आइलैंड आर्क पे मिल जाएगा। तो अब ये 4 अलग प्रकार के ये 2 अलग प्रकार के कन्वर्जेंस को भी रिकॉग्नाइज किया जाता है, उसको भी चिन्हित किया गया है। कुछ क्रियाएं थोड़ी अलग सी होती है। हालांकि आपको हम बता दें कि ये जो कन्वर्जेंस है कॉन्टिनेंट आइलैंड आर्क, और ये ओशियन कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस का ही एक प्रारूप ये बनता है, और ओशियन कन्वर्जेंस का प्रारूप ये बनता है। इसी का वेरिएशन है ये। और कॉन्टिनेंट आइलैंड आर्क ओशियन कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस का वेरिएशन है। तो आप इसको देखो कैसे है ये, अभी एक्सप्लेन भी कर देंगे आपको। चलो लिखो नेक्स्ट पॉइंट, लिखो ओशियन कन्वर्जेंस। ओशियन कन्वर्जेंस, तो हमारा पहला है ओशियन कन्वर्जेंस। जब 2 ओशियन प्लेट आपस में टकराएंगे तब रिजल्टेंट क्या होगा। ये इससे टकरा रही है, ये इससे टकरा रही है। लिखो इसे सॉरी, इसे द्वितीय चाप पर्वत निर्माण की संज्ञा भी दी जाती है। आइलैंड आर्क ओरोजेनेसिस कहते हैं इसको। द्वीपीय चाप निर्माण, पर्वत निर्माण की संज्ञा दी जाती है, यानी आइलैंड आर्क ओरोजेनेसिस कहते हैं। देखो स्टेजेस हैं इसमें, तो स्टेज 1 का मतलब हुआ, लिखो सबसे पहला स्टेज है भूसन्नतीय दशा। भूसन्नतीय दशा का निर्माण, ये भूसन्नतीय दशा का निर्माण होगा। तो भूसन्नतीय दशा के निर्माण में सबसे पहले आप आइए और इसका डिस्कशन भी करेंगे, लिखना भी है। लिखो, जब 2 महासागरीय प्लेट आपस में टकराते हैं तब भारी प्लेट का अथवा अधिक घनत्व वाले प्लेट का अभिसरण होता है एवं भूपर्पटी में अवसंवलन, डाउन वार्पिंग, ये जो प्रक्रिया हो रही है यह अवसंवलन या डाउन वार्पिंग, और ये जो प्लेट नीचे की तरफ जा रहा है इसको कहते हैं सबडक्शन यानी
क्षेपण की प्रक्रिया कार्य करती है, जिससे गहरे गर्त का निर्माण होता है। ये देखो हमारा जीरो है, समुद्र तल सी लेवल है, तो यहां ये हम मान लेते हैं 100 किलोमीटर प्लेट की मोटाई, ये मान लेते हैं 400 किलोमीटर। ये है हमारा दुर्बलता मंडल। तो गहरे गर्त का निर्माण होता है। गहरे गर्त का निर्माण होता है। देखो इस गर्त में महासागरीय निक्षेप, महासागरीय निक्षेप अथवा फ्लाइश मटेरियल जो अत्यंत लुब्रिकेटेड होते हैं, वाटर सोक्ड होते हैं, जो अत्यंत लुब्रिकेटेड होते हैं, वाटर सोक्ड होते हैं, उनका अभिसरण होता है, उनका संकलन होता है, जमाव होता है, जिसके कारण यह गर्त अवसादीकरण से युक्त होकर भूसन्नति के रूप में प्राप्त होता है, जिसे ईओजियो सिंक्लाइन कहा जाता है। ईओजियो सिंक्लाइन कहा जाता है। तथा प्लेटों के दाब के कारण, प्लेटों के निरंतर दाब के कारण ईओजियो सिंक्लाइन में लिथिफिकेशन की प्रक्रिया होती है। शैलीकरण, शैल निर्माण, शैल निर्माण की प्रक्रिया होती है। जैसे सैंडस्टोन, बालू का पत्थर, शेल रॉक, इसमें बन जाएगा सैंडस्टोन, मड स्टोन, शेल रॉक, इस तरह का सेडिमेंट्री रॉक्स बनना शुरू हो जाता है। सिल्ट स्टोन, लाइमस्टोन, ये भी मिलने लगेगा, लाइमस्टोन। समुद्री अवसाद में बहुत कैल्शियम कार्बोनेट होता है, सिलिका ऑक्साइड्स होता है। मैंने आपको सिलीसियस ऊज और कैल्केरियस ऊज सब पढ़ाया हुआ है, तो आप इसको समझना है, देखना है। तो शैलीकरण, सैंडस्टोन का निर्माण, ये स्टेज 1 है। आप जल्दी से डायग्राम बनाओ और फिर दूसरे स्टेज में चलते हैं। और बिल्कुल तस्वीर क्लियर होनी चाहिए कि स्टेज 1 में दोनों प्लेट टकराया है, हेवी प्लेट नीचे गया है, गर्त का निर्माण हुआ है। और गर्त का निर्माण 2 कारण से होता है, एक है अवसंवलन, डाउन वार्पिंग की प्रक्रिया, और दूसरा सबडक्शन ऑफ द प्लेट। फिर उसमें अवसादीकरण होगा, अवसादीकरण से ये गर्त क्या बनेगा, भूसन्नति,
इसमें अवसाद कैसा है? फ्लाइश है। फ्लाइश क्या होता है? जो महासागरीय अवसाद है उसी को फ्लाइश कहते हैं। फिर वो कंप्रेशन से, दाब से ये फ्लाइश का मटेरियल बन जाता है, सैंडस्टोन या शेल रॉक बन जाता है। ओके। स्टेज 1। आइए दूसरे स्टेज पे। अब है स्टेज 2। स्टेज 2 में आओ। स्टेज 2 में लिखो ज्वालामुखीय चाप, वल्कैनिक आर्क एवं फेस्टून के निर्माण की प्रक्रिया। फेस्टून हमारे हर डिस्कशन में बहुत सारा प्रश्न उलझा हुआ रहता है और आजकल इन्हीं की टर्म से प्रश्न पूछता है। समझ गए ना? पूरे लेक्चर में, ज्वालामुखी पढ़ाने के क्रम में और सब कुछ करने के क्रम में मैंने एक छोटी सी बात बताई थी, मुझे याद है 2 लाइन ही बोल करके हम चुप रह गए थे उस पे, कि वल्कनिज्म ये होता है और कहीं कहीं क्रस्ट के अंदर से मटेरियल बाहर निकलते रहता है, जो कि पृथ्वी की आंतरिक ऊष्मा जनित प्रक्रियाओं का परिणाम ना होकर के कई अन्य कारण भी उसके होते हैं। वो पृथ्वी के कन्वेक्शनल सिस्टम से रिलेटेड वल्कनिज्म नहीं होता है, प्लेट टेक्टोनिक से संबंधित वल्कनिज्म नहीं होता है, लेकिन लगता है कि वह भी एक वल्केनो है। जैसे पृथ्वी के अंदर से तुम देखोगे जहां तहां से गीजर फाउंटेन्स निकलते रहता है, या फिर धुआंरे जहां बनते रहते हैं, या मड फ्लो होते रहता है पृथ्वी के अंदर से, या कहीं कहीं ऊपर से मीटियोरिक हिट के कारण, मीटियोर के घुसने के कारण क्रस्ट का लावा ऊपर निकल आता है। यानी आंतरिक प्रक्रिया से संबंध नहीं होता है बहुत सारे ज्वालामुखी का, तो उसको सूडो ज्वालामुखी कहते हैं। वो ज्वालामुखी जैसा दिखता है पर होता नहीं है, सूडो ज्वालामुखी कहते हैं। अब ये क्वेश्चन बन करके आ गया। इसी तरह से है, आपको क्लास इसी तरह से कैप्चर करना पड़ेगा कि अब मान लो फेस्टून हमने बोल दिया, अब सूडो ज्वालामुखी बोल दिया था, लेकिन उस पर कुछ बहुत लिखवाया नहीं था। कुछ लड़कों ने 1-2 शब्द नोट किया, कुछ लोगों ने उसका हिंदी ट्रांसलेशन क्या होता है, छद्म ज्वालामुखी कहते हैं, तो इग्नोर कर देना क्लास में कि हाँ ठीक है ना, ये क्या है, इसमें छद्म ज्वालामुखी है, नहीं हुआ तो हो गया। उस समय ऐसा लगता है कि आता है मुझे, हो गया। बाद में जाकर के वही 3 साल बाद प्रश्न बन करके आता है, तो स्टूडेंट कहते हैं कि पता नहीं कहाँ से पूछा, क्या पूछा। आप लोग को ऐसा नहीं करना है। तो वल्केनिक आर्क एवं फेस्टून्स। अब देखो वल्केनिक आर्क और फेस्टून्स के फॉर्मेशन में क्या प्रक्रिया होगी। लिखो इसमें स्टेज 2 में कि महासागरीय गर्त अथवा ईओजियोसिंक्लाइन में प्लेट के क्षेपण से गर्त में गर्त के नीचे दुर्बलता मंडल में, गर्त के नीचे दुर्बलता मंडल में
ओशियनिक क्रस्ट के बेसाल्ट का पार्शियल मेल्टिंग होता है। आंशिक पिघलन होता है जो बेसाल्ट से डिफरेंशिएट होने के कारण, बेसाल्ट से पृथक्कीकृत होने के कारण बेसाल्ट से पृथक्कीकृत होने के कारण एंडीसाइटिक मैग्मा अथवा अंतर्भेदी ग्रेनाइटिक मैग्मा के रूप में दूसरे प्लेट में प्रवेश कर विस्फोटक ज्वालामुखी उत्पन्न करता है। विस्फोटक ज्वालामुखी उत्पन्न करता है। यदि ज्वालामुखी का श्रृंग समुद्र से ऊपर आए, समुद्र तल से ऊपर आए, समुद्र तल से ऊपर आए, तब समुद्र तल से ऊपर आए, तब समुद्र तल से ऊपर आए तब ज्वालामुखीय द्वीप का निर्माण होता है, जिनकी क्रमबद्ध श्रृंखला को फेस्टून कहते हैं। क्रमबद्ध श्रृंखला को फेस्टून्स कहते हैं। देखो ये प्लेट का सबडक्शन हो रहा है। ये दो प्लेट आपस में टकरा रहे हैं, तो ये गर्त बना है, यही हमारा गर्त है। ये था हमारा प्लेट ए, ये हमारा प्लेट बी। ध्यान से देखिए, दोनों टकराया, अंदर प्रवेश किया। प्रवेश करने के बाद ये जो ओशियनिक प्लेट है, ये ओशियनिक था ना, दोनों ही ओशियनिक है, तो ये ओशियनिक प्लेट के अंदर जाने से
इसका जो भूपर्पटीय क्रस्ट है, सॉरी इसका जो भूपर्पटीय भाग है वो ओशियनिक क्रस्ट का बेसाल्ट से बना हुआ है। अब बोवेन्स रिएक्शन सीरीज तुमको याद करना है कि बोवेन्स रिएक्शन सीरीज में क्या था, बेसाल्ट के डिफरेंशिएशन से एंडीसाइटिक या ग्रेनाइटिक मैग्मा बनता है। अगर बेसाल्ट वेट है यानी वाटर सोक्ड है यानी गीला है यानी ड्राई नहीं है, उस कंडीशन में ग्रेनाइटिक मैग्मा बनेगा। और इस ग्रेनाइटिक मैग्मा में चूंकि यह गीला बेसाल्ट है, वेट बेसाल्ट है, आर्द्र बेसाल्ट है, तो इसमें वाटर वेपर की मात्रा बहुत अधिक होगी और इस मैग्मा में फ्लूइडिटी बहुत ज़्यादा होती है, गैस बहुत ज़्यादा होता है। इस कारण से ये गैसीय मैग्मा और एंडीसाइटिक मैग्मा या ग्रेनाइटिक मैग्मा विस्फोट करके और दूसरे प्लेट के भागों पर सीरीज ऑफ वल्केनिक इरप्शन करता है, जिससे कई वल्केनिक आर्क बन जाते हैं। यहाँ तो एक दिखा रहे हैं, यहाँ पे पूरा दिखा रहे हैं, सीरीज दिखा रहे हैं। और उसी सीरीज ऑफ वल्केनिक आर्क जो कि द्वीप के रूप में प्रकट होने लगते हैं, उन्हीं को फेस्टून्स कहा जाता है। तो फेस्टून का फॉर्मेशन क्या है ये आपको लिखना है, और लिखो फेस्टून का श्रेष्ठ उदाहरण उत्तरी जापान में क्यूराइल और दक्षिणी जापान में ryukyu है। वहां अलास्का में एल्यूशियंस है। अलास्का जाओगे तो एल्यूशियंस मिलेगा। ये सब फेस्टून्स का उदाहरण है। तो फेस्टून्स क्या है, क्या उसका कैसे फॉर्मेशन होता है, किस स्टेज में होता है, इसको याद रखना है आपको। वल्केनिक आर्क क्या है, वल्केनिक द्वीप कैसे बनते हैं। अब सारी सीमाओं के पास भी वल्केनिक द्वीप हैं, लेकिन वो विस्फोटक नहीं होगा। अब सारी सीमा के पास उसमें मैग्मा क्या होता है, उसमें मैग्मा बेसाल्टिक होता है, क्योंकि नीचे का पेरिडोटाइट डिफरेंशिएट करके ऊपर आ रहा है। जब दो प्लेट अप सारी सीमा में हटेगा तो उसके हटने से या डिस्प्लेसमेंट से जो नीचे भार है, दाब है दुर्बलता मंडल पर, वो दाब क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और जब दाब घटेगा दुर्बलता मंडल के मैग्मा पर, तब उसी तापमान पर दाब घट गया, तापमान वही है, वो चट्टानें जो अर्ध पिघलित थीं वो पूरी तरह से लिक्विफाई हो जाएंगी, उनका लिक्विडेशन हो जाएगा, वो तरल हो जाएंगी और फिर वो तरल मैग्मा ऊपर की ओर उठने लगता है। तो नीचे में दुर्बलता मंडल में कौन सा मैग्मा है, पेरिडोटाइट। अब पेरिडोटाइट अगर डिफरेंशिएट होगा तो क्या बनेगा, ड्यूनाइट। उसके बाद क्या बनता है, गैब्रो। और जब बाहर निकल जाता है तो क्या बनता है, बेसाल्ट। और कटक के नीचे वही बेसाल्ट दोनों तरफ फैल रहा है, यानी कटक के नीचे जिस भूपर्पटी का निर्माण हो रहा है वो बेसाल्टिक होगा। यानी ओशियनिक क्रस्ट जब भी होगा तो बेसाल्टिक होगा। ये बात समझ में आई है या नहीं? क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन आपको कहीं नहीं मिलने वाला है ना, कभी जिंदगी में समझ में आने वाला है। ये मेरा अहंकार नहीं है, ये मेरा देखा हुआ है, समझा हुआ है। और ऐसा इसलिए कहते हैं कि आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाए, आप ध्यान से सुनने लगो। कुछ लोग होते हैं कि चलो पढ़ लेंगे नोट्स में, बुकलेट में सरगा पढ़ लेंगे। बुकलेट में नहीं है, कहीं नहीं है। सब कुछ बुकलेट में ही रहेगा तो फिर क्लास क्यों है? ओके, नाउ देखो वल्केनिक आर्क कैसे बनता है। और अब लिखो स्टेज 3। स्टेज 3 में आते हैं। स्टेज 3 क्या है हमारा? स्टेज 3 है वल्केनिक आर्क के बाद लिखो एक्रिशनरी प्रिज्म, एक्रिशनरी प्रिज्म एवं टेक्टोनिक आर्क का निर्माण। टेक्टोनिक आर्क का निर्माण, एक्रिशनरी प्रिज्म एवं टेक्टोनिक आर्क का निर्माण। फिर लेके चलते हैं
देखो, हम लोग वास्तव में जो अभी डायग्राम जो आपको हम दिखा रहे थे ना, ये वास्तव में क्या है कि हमारा ये यूरेशियन प्लेट था जिसका अग्रभाग ओशियनिक है। ये ओशियनिक भाग अग्र उसका है, और ये था हमारा ये है हमारा पैसिफिक प्लेट, है ना। तो यहां पर ये कॉन्टिनेंटल मास है, ये तो कॉन्टिनेंटल मास है, और ये हमारा ओशियानिक पार्ट है, ये हमारा बैसाल्ट और गैब्रो वाला जोन है। यहाँ तो अवसाद इस तरह से ट्रेंच में भरा हुआ था हमारा, और यहाँ से पार्शियल मेल्टिंग से मैग्मा ऊपर की ओर उठ करके यहाँ भी इस तरह से हम मान लेते हैं कि और थोड़ा ऊंचाई बढ़ा देते हैं ताकि चीज़ें बहुत क्लियर हो। ये हमारा सी लेवल, ये हमारा 100, ये हमारा 400। इस डायग्राम को देखो, अब बिल्कुल द्वितीय चाप बनने वाला है। ये हमारा है यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट है ये, इसकी दिशा इधर है, और पैसिफिक प्लेट जिसकी दिशा इधर है। तो पैसिफिक यूरेशिया से टकराया, इसी में सारा स्टेज हम डिस्कस कर देते हैं। तो चूंकि अग्रभाग यूरेशियन प्लेट का ओशियनिक है और पैसिफिक भी ओशियनिक है, तो इसको हम लोग मानेंगे कि ये ओशियन ओशियन कन्वर्जेंस है। ये ओशियन ओशियन कन्वर्जेंस ही हो रहा है ना, इसमें तो इधर से भी ओशियन है, इधर से भी ओशियन है, तो ये वास्तव में ओशियन ओशियन कन्वर्जेंस का उदाहरण है। अब स्टेज 1 में चलते हैं, तो यहाँ ईओ जियो सिंक्लाइन यानी भूसन्नति का निर्माण हुआ था। स्टेज 2 में हम लोगों ने क्या देखा था यहाँ पे कि जो मैग्मा ऊपर है वो मैग्मा इस भाग को उठाएगा, तो ये भाग ऊपर की ओर उठ जाता है मैग्मा के कारण, यहाँ का भाग ऊपर हो जाएगा, इधर छिछला समुद्र बनेगा, शैलो बनेगा, और यहाँ पे जहाँ से मैग्मा बाहर निकल पाई वहाँ पे इस तरह से संरचना बन जाती है जिसको हम लोग वल्केनिक आर्क कहते हैं। तो वल्केनिक आर्क की संरचना बन जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या हुआ है, यहाँ पर हुआ है उत्संवलन, और उससे क्या बन जाता है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ ऊपर आ जाता है। यहाँ पे होता है शैलो सी या अत्यंत छिछले सागर, यानी यहाँ पे शैलो कॉन्टिनेंटल शेल्फ का निर्माण हो जाएगा इस भाग में, क्योंकि मैग्मा ऊपर नहीं आ रहा है ना, लेकिन क्रस्ट को तो पुश करेगा, क्रस्ट में तो अपवार्पिंग करेगा, उत्संवलन करेगा, तो ये अपवार्प क्षेत्र भी कहलाता है। और यहाँ पर मैग्मा के प्रवेश से क्या बना, ये वल्केनिक आर्क। अब आपको देखना है कि कॉम्प्रेशन जारी है, तो ये जो सेडिमेंट है, इस सेडिमेंट में इस तरह से वलन शुरू हो जाता है। ये जो सेडिमेंट है इसमें वलन शुरू हो जाता है। थोड़ा सा इधर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करने दो ताकि बिल्कुल दृश्य तुम लोगों को दिखने लगे। सब कुछ इस तरह से ओरिएंटेड होगा, ऐसे रहता है ओरिएंटेशन। ये सारा सेडिमेंट है। तो सेडिमेंट में इधर देखो कठोर चट्टान, इधर से कठोर चट्टान, बीच में भूसन्नति में दाब बढ़ रहा है, तो सेडिमेंट में उत्थान शुरू हो जाता है। तो ये जो उत्थान हो रहा है यही एक्रिशनरी प्रिज्म है। अवसादों में हमने दिखाया था कि लिथिफिकेशन हुआ था और सैंडस्टोन बन गया था, शेल स्टोन बन गया था, शैल रॉक बना था, सिल्ट स्टोन बना था। तो ये जो रॉक सिस्टम था, जो लिथिफिकेशन हुआ था, उसके बाद इसमें कॉम्प्रेशन के कारण, चूंकि ल्यूब्रिकेटेड है और पानी के अंदर में है, तो इसमें मोड़ उत्पन्न होगा। मोड़ के साथ साथ उत्थान होने लगेगा। अब मोड़ के साथ साथ देखो ये उत्थान हो रहा है,
फिर ये और उत्थान होगा, फिर इस तरह से लगातार ये ऐसे उठने लगता है। और यहाँ जो गर्त है इसमें फिर ऐसे उत्थान शुरू हो जाता है, इसमें एक और उत्थान शुरू हो जाता है। इस तरह से वेव जैसा सेडिमेंट बनना शुरू हो जाता है। और ये जो वेव जैसा सेडिमेंट है ये भी ऐसे बनना शुरू हो जाएगा, ये भी इस तरह से बनना शुरू हो जाएगा। फिर आगे का भाग इसी तरह से निर्मित होते रहता है गर्त के अंदर में। यहां से प्लेट फिर नीचे की तरफ झुकना शुरू होगा, क्रैक होगा। नीचे प्लेट, यहां प्लेट कंज्यूम हो गया, पिघल के खत्म हो जाएगा, तो यहां से प्लेट फिर नीचे की तरफ से झुकना शुरू होगा, यहीं से झुकेगा ये और लगातार झुकते चला जाएगा। गर्त भी आगे बढ़ता चला जाएगा और इसी तरह से एक्रेशनरी प्रिज्म और टेक्टोनिक आर्क भी आगे बढ़ता चला जाता है। जितना अवसाद जमा होगा, जितना उत्थान होते रहेगा उस क्रम में। तो पहले क्या बना, वल्केनिक आर्क। और इसी के साथ क्या होता है कि वल्केनिक आर्क में जो मैग्मा प्रवेश कर रहा है ये धीरे धीरे जैसे जैसे गर्त इधर खिसकने लगेगा, जैसे जैसे एक्रेशनरी प्रिज्म इधर बनने लगेगा। एक्रेशनरी प्रिज्म का मतलब है जो अवसादों हैं उनमें वलन से जमाव, वलन से बना हुआ एक चापीय आकृति। एक्रेशनरी प्रिज्म, प्रिज्म कैसा दिखता है, प्रिज्म जैसी आकृति, अवसादों से बना हुआ। ज्यादा खोपड़ी नहीं लगाया करो कि शब्द को देख करके घबराना नहीं है, कॉन्सेप्ट्स को ज्यादा समझने की कोशिश करना है। बहुत लोग एक्रेशनरी प्रिज्म के चक्कर में ही नहीं समझ पाते हैं कि यहां क्या बताया जा रहा है। अब देखो ये प्लेट अंदर जा रहा है, ये भाग पिघल जाएगा ना, ये भाग पिघल जाएगा तो फिर प्लेट और यहां से मुड़ना शुरू होगा, प्लेट यहां से फिर मुड़ना शुरू होगा और ये भाग सब ऊपर में आइलैंड आर्क्स बनता चला जाएगा। और फिर ये जो ज्वालामुखी है अब धीरे धीरे यहां पे शुरू होगी और इस आइलैंड टेक्टोनिक आर्क में घुसेगी। जो एक्रेशनरी प्रिज्म था, ये देखो एक्रेशनरी प्रिज्म था, यही बड़ा होकर के और ऊंचा होकर के जल से ऊपर निकल करके यही टेक्टोनिक आर्क बन जाता है। यानी इसको विवर्तनिक चाप कहते हैं, है ना, याद रखना है। ये विवर्तनिक चाप बना और उसी के आगे एक्रेशनरी प्रिज्म बनता है। कालांतर में क्या होगा, एक्रेशनरी प्रिज्म फिर विवर्तनिक चाप बन जाएगा और ज्वालामुखी यहां करके इसके अंदर में विस्फोट कर देगा या फिर इसको और ऊपर उठा देगा या इसके चट्टानों को कायांतरित कर देगा। मैग्मा का हीट इसको कायांतरित कर देगा। हिमालय के फॉर्मेशन में भी यही थ्योरी काम करता है, इसलिए बहुत डिटेल पढ़ा रहे हैं आपको और समझा रहे हैं। अब ये जो आगे का गर्त का भाग शेष रह गया है ये कहलाता है ट्रेंच वेज, ये ट्रेंच वेज कहलाता है। और जो वल्केनिक आर्क के इधर जो बेसिन बना हुआ है, इस बेसिन को जो कालांतर में भर भी जाएगा, दोनों तरफ से अवसाद के कारण भर करके मैदान बन जाता है, द्वीप समूहों के मैदान के रूप में इसको देखा जाता है। लेकिन इसको कहा जाता है अग्र, ये कहलाएगा तुम्हारा फोर आर्क ट्रफ, TROUGH, फोर आर्क ट्रफ कहलाता है। और इसके पीछे जो ये भाग है, यहां पर जो ये भाग बन रहा है ये कहलाता है बैक आर्क ट्रफ, पश्चापीय अवनति या द्रोणी, इसको कह सकते हो। ये तो पूर्व हो गया ना, फोर आर्क ट्रफ है, पूर्व चापीय, इसको अग्र लिखना चाहिए, अग्र चापीय द्रोणी या अवनति। हिंदी के चक्कर में पढ़ना मत, नहीं तो सब चौपट हो जाएगा। पता नहीं अग्र चापीय द्रोणी अवनति इतना हिंदी वाले टीचर को समझ में आएगा कि भी नहीं, या इंग्लिश वाले टीचर करेक्शन करते हैं तो कई बार उन्हीं को समझ में नहीं आता है क्या लिखा हुआ है। ये फोर आर्क ट्रफ तो समझ ही लेंगे वो। आज जो इंग्लिश वाला शाम को इंग्लिश जीएस पे जो फाउंडेशन बैच शुरू होने वाला था, यही ऑनलाइन क्लास जीएस का जो चल रहा है ना कैरियर भी लैब पे, तो इंग्लिश में भी धुआंधार टीचर लोग आ गए हैं। कोई
रैंक 1 के क्रिएटर हैं, तो कोई विजन का टीचर है, सबसे प्रोमिनेंट फैकल्टी। करोल बाग के सारे लोग हैं मोस्टली। तो ये स्टेज 3। स्टेज 3 में लिखो कि गर्त में अवसादों के जमाव पर संपीडनात्मक बलों के कार्य करने से मोड़दार संरचनाएं मल्टीफेसेटेड फोल्डेड स्ट्रक्चर, हिंदी क्या होगा, मल्टीफेसेटेड फोल्डेड स्ट्रक्चर, कई फेस होता है। प्रिज्म कैसे होता है, स्ट्रक्चर का निर्माण होता है जिसे एक्रिशनरी प्रिज्म कहते हैं। कालांतर में कालांतर में यही प्रिज्म, एक्रिशनरी प्रिज्म के उत्थान एवं अतिशय वलन से, एक्सेसिव फोल्डिंग से, अतिशय वलन से
के अतिशय वलन से टेक्टोनिक आर्क्स विवर्तनिक चाप का निर्माण होता है। विवर्तनिक चाप का निर्माण होता है तथा वल्केनिक आर्क, टेक्टोनिक आर्क एवं एक्रिशनरी प्रिज्म की संरचनाएं द्वीपीय समूह के रूप में प्राप्त होती हैं। जिसका श्रेष्ठ उदाहरण होन्शु द्वीप है। यानी जापान के द्वीप समूह हैं। डायग्राम को अच्छे से बनाओ और इसको रिवाइज करो। स्टेज 2 का डायग्राम भी दिखाते हैं, कुछ लोग तो बना ही लिया होगा।
टीए का मतलब है टेक्टोनिक आर्क, और एपी का मतलब है एक्रिशनरी प्रिज्म। ये स्टेज 2 वाला डायग्राम है, वो स्टेज 3 वाला है। अब स्टेज 3 वाले में ये जो ध्यान से देखो कि कैसे सीरीज ऑफ स्ट्रक्चर प्राप्त होगा। मान लो हम लोग जापान के पास खड़े हैं, तो जापान के पूर्वी भाग में पहले क्या मिलना चाहिए? ट्रेंच। जापान के पूर्वी भाग में गहरे गर्त मिलने चाहिए, और जापान का जो तटीय भाग होगा जो कि एक्रिशनरी प्रिज्म से बना हुआ है वो अवसादी होगा। तो चूंकि अवसादी है इसलिए वहां पर मृदा का विकास बेहतर हो सकता है। एक्रिशनरी प्रिज्म में इतने कठोर चट्टान या ज्वालामुखीय चट्टान इस तरह की संरचना प्राप्त नहीं होती है, कायांतरित चट्टान नहीं मिलते हैं। अवसादी चट्टानों का ही वह एक ढेर होता है जिसमें आंशिक वलन पाए जाते हैं। इसलिए एक्रिशनरी प्रिज्म बहुत अच्छा मृदा का निर्माण करता है। और आप देखोगे कि जो एक्रिशनरी प्रिज्म है वहीं पे जापान में सारे सिटीज वहीं पे बसे हुए हैं, यानी जापान के पूर्वी भाग में सारी जनसंख्या रहती है, कृषि क्षेत्र है, और वहीं पर नगर बसे हुए हैं। 99%, 90% अधिवास तो उधर ही है। अब यहाँ एक्रिशनरी प्रिज्म का ये भाग है जो कि इस तरह से ऊपर की ओर उठा हुआ है। अब बीच में जो एक्रिशनरी प्रिज्म और टेक्टोनिक आर्क के बीच में जो द्रोणी होती है ना, ये द्रोणी भर जाती है, धीरे धीरे सेडिमेंट से ये भर जाती है। तो अंत में ये कुछ इस तरह का ही संरचना बन जाता है। ये देखो, ये कैसे जापान का पूर्वी तट कैसे बना हुआ होगा उसका एक दृश्य आपको दिखा रहे हैं कि पूर्वी तट जाकर के एकदम प्लेन हो जाता है, अचानक से गहराई बढ़ जाती है समुद्र में, है ना। यानी कि जापान के पूर्वी तट पर महाद्वीपीय मग्न तट अनुपस्थित होते हैं, और मग्न ढाल मिलेगा, तीव्र मिलेगा और गर्त मिलेगा। इसीलिए जापान अपने पूर्वी तट पर डीप फिशिंग करता है। गहरी, क्या बोलेंगे उसको, एक होता है शैलो फिशिंग होता है जो कि मग्न तट पर लोग करते हैं। 200 मीटर की गहराई तक जो फिशिंग होता है वो शैलो फिशिंग के अंदर ही आता है। तो जापान टेक्नोलॉजी में भी बहुत आगे है, और इस तरह से गहराई से वहाँ फिशिंग का क्षेत्र भी उसके पास है। भौगोलिक दशाएं भी इस प्रकार की है कि वो डीप फिशिंग करे। अब देखो, गहन सागरीय फिशिंग कहेंगे, गहन सागरीय फिशिंग करेगी। और जापान का तटीय भाग पे जनसंख्या होगी, वहीं पर कृषि क्षेत्र होंगे, औद्योगिक क्षेत्र होंगे। यहाँ देखो बंदरगाह भी पूर्वी तट पर बड़े बड़े जहाज आ सकते हैं क्योंकि गर्त यहाँ मिल रहा है ना। अब यहाँ देखो, अब इसके बाद टेक्टोनिक आर्क है। तो जापान के पूर्वी तट से जैसे ही अंदर की ओर आने लगोगे तो वहां पे अचानक से सब शार्प फोल्डेड माउंटेन का स्ट्रक्चर मिलना शुरू हो जाएगा, और एक ये माउंटेन मिलेगा लेकिन फिर गर्त मिलेगा। ये गर्त भी कालांतर में भर जाता है, अवसादीकरण से भर जाता है। और उसके बाद फिर ज्वालामुखी चाप मिलता है जिसमें सक्रिय ज्वालामुखी मिलने लगते हैं। तो ये ज्वालामुखीय चाप और टेक्टोनिक आर्क के बीच का जो गर्त है, यहाँ भी नगर हो सकते हैं, यहाँ भी कृषि हो सकती है, और यहीं पे जापान का नेशनल रेलवे मार्ग है, रेलवेज है। पूरे जापान में उत्तर से दक्षिण इसी घाटी में ट्रेन भागते रहती है, वहाँ का बुलेट ट्रेन्स और ये सब तो आपको पता ही है। तो ये एरिया भी, ये ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन के लिए जापान में यूज हो रहा है ज़्यादातर, और खेती के लिए। यहाँ के स्लोप पर चाय होगा, इधर स्लोप पर चाय होगा। ये बेसिन बड़ा खूबसूरत है, मनोहारी दृश्य, अद्भुत दृश्य क्या कहा जाए। तो यहाँ पे इस भाग में पॉपुलेशन है, यहाँ पर तो ये टेक्टोनिक आर्क है। और नीचे आओगे तो अब जापान में कोई भी लोहा और कोयला नहीं मिल सकता है क्योंकि जापान एक आइलैंड आर्क है, और डिफरेंशिएशन ऑफ बेसाल्ट से बना है। तो इसमें एंडीसाइटिक रॉक मोस्टली है, या ग्रेनाइटिक रॉक स्ट्रक्चर मोस्टली है, या सैंडस्टोन रॉक है। तो इसी कारण इसमें लोहा और कोयला जैसा कुछ नहीं मिल सकता है। तो यहाँ लोहा और कोयले का अभाव है। लोहा और कोयला कहाँ मिलता है? उसे पुराना जो चट्टान होगा कार्बोनिफेरस का या प्री कैम्ब्रियन का, उसमें मिलता है।
कोशिश करना है आपको ज्योग्राफी की आत्मा को टच करने की, समझने की, कि किसी भी देश के आर्थिक व्यवस्था को, वहाँ के प्रगतिशीलता को, वहाँ के कृषि कार्य को, वहाँ के फिशिंग पैटर्न को कैसे प्रभावित करता है भूगोल हमारा, वहाँ का फिजियोग्राफी, वहाँ की भूभौतिक संरचना। अब ये है हमारा वल्केनिक आर्क, तो इस भाग में मानव अधिवास तो नहीं बनने चाहिए ना, इतना तो आपको अक्ल है ही कि अगर इधर मानव अधिवास बनेंगे तो यहाँ तो लाइव वोल्केनोज का रोज अर्थक्वेक और वोल्केनिज्म होते ही रहता है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे जो हमारा दो प्लेट इस पॉइंट पे टकरा रहा है ना, तो ये एफ है जहाँ पे फोकस यहाँ बन सकता है अर्थक्वेक का। तो जापान के पूर्वी भाग में अर्थक्वेक्स आते हैं, बिल्कुल आते हैं अर्थक्वेक्स, लेकिन ज्वालामुखी जो फटेगा ना, यहाँ तो अर्थक्वेक आ सकता है, इस एरिया में अर्थक्वेक आ सकता है क्योंकि प्लेट यहाँ टकरा रहा है नीचे, लेकिन जो मैग्मा निकल रहा है वो इसके पश्चिमी भाग की ओर है। तो ये पश्चिमी भाग पे ज्वालामुखी विस्फोट या मध्य भाग, पश्चिमी भाग वाले में ज़्यादा विस्फोट होता है। अब यहाँ आओ, यहाँ पे जो भूपर्पटी था, महासागरीय भूपर्पटी, वो मैग्मा के फोर्स के कारण ऊपर उठ गया है, उत्समलित हो गया है। तो यहाँ पे शैलो बेसिन है ना, यहाँ पे शैलो बेसिन है और यहाँ पे शैलो फिशिंग होगा, यानी जैसे साउथ चाइना सी का एरिया है या येलो सी का एरिया है या वहाँ पर ईस्ट चाइना सी है या जापान सी है या ओखोत्स्क सी है, साइबेरिया के आसपास का जो तुम एरिया देखोगे जहाँ पे सखालिन आइलैंड है, एक बार मैप देखोगे कमचटका पेनिनसुला है, तो ये सारे क्षेत्र वल्केनिज्म से भी प्रभावित है और यहाँ पे शैलो सी है, शैलो फिशिंग होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यहाँ पे पेट्रोलियम मिलता है। पेट्रोलियम क्यों मिलेगा? क्योंकि शैलो वाटर बॉडी में, छिछले जल में जो जीव रहते हैं ना, जो माइक्रोस्कोपिक लाइफ रहते हैं, वही यहाँ के अवसादों के अंदर में फंस करके अंदर में वो हाइड्रोकार्बन्स का निर्माण करते हैं। और जब मैग्मा नीचे से ऊपर उठता है और कॉम्प्रेशन काम करता है, इधर से कॉम्प्रेशन, इधर से मैग्मा, तो यहाँ पर जो शेल चट्टाने हैं, जो अवसादी चट्टाने हैं, उसमें भी थोड़ा सा एंटीक्लाइन सिंक्लाइन का निर्माण हो जाता है। ऐसे अवनति अभिनति जैसा ये भी अंदर में बना रहता है चट्टान में। और इसी के जो ऊपर वाला जो एंटीक्लाइंस है, उसी में फिर वो तेल और पानी सब मिक्स रहता है। तो मान लो इस तरह से ये एंटीक्लाइन सिंक्लाइन बन गया है साउथ चाइना सी में, तो पानी और तेल मिक्स है, तो तेल क्या करेगा? तेल ऊपर में उत्प्लावित हो जाता है, तो तेल ऊपर में ऐसे उत्प्लावित रहता है। तो यही सब तेल का यहीं से उत्पादन संभव है। तो यहाँ से हम लोग तेल भी, पेट्रोलियम मिलता है ना, साउथ चाइना सी में बहुत है, उधर ईस्ट चाइना सी में भी है, ओखोत सागर में भी है। पेट्रोलियम क्यों मिलता है उसका भी कारण आपको बतलाया जा रहा है। तो ये पूरी संरचना को आप देखो और समझने की कोशिश करो कि प्लेट टेक्टोनिक कैसे काम कर रहा है, द्वीपीय चाप कैसे बनता है। और द्वीपीय चाप क्या हो गया? ये जो पूरी संरचना बन करके अब आ गई है, एक्रेशनरी प्रिज्म, टेक्टोनिक आर्क, वोल्केनिक आर्क, ये बेसिन में भर जाना, तो ये पूरा एक एक द्वीप समूह बन जाता है, द्वीपीय चाप बन जाता है, जो कि समुद्र तल से ऊपर उठा हुआ रहता है। अब मुझे ये बताओ, कितने लोगों ने इसको समझा? ओशन और आइलैंड आर्क ओरिजिनी को कितने लोगों ने समझा? बहुत गहराई से तो समझाया गया है। स्टेज 2 के एग्जाम्पल रिपीट कर दीजिए। आप एक बार और वीडियो देखिए। मैप पलट के देखिए, जापान का एटलस निकालिए। बिल्कुल पूछा जा सकता है। ठाकुर अर्चना ऋषि, थैंक यू। जापान के फॉर्मेशन पे बिल्कुल प्रश्न पूछा जा सकता है, क्यों नहीं पूछेगा? बिल्कुल पूछेगा।
जापान के पूर्वी तट पर गर्त क्यों है? जापान के पश्चिमी भाग में भूकंप क्यों आता है? जापान और चाइना के बीच में जो सागर है उसमें पेट्रोलियम क्यों है? ऐसे तो नहीं पूछेगा, लेकिन आपको समझना है। आपसे पूछेगा कि जापान के होन्शु द्वीप का फॉर्मेशन बताइए। जनरल स्टडीज के बैच में भी, जनरल स्टडीज के क्वेश्चन में भी फिलीपींस का प्रश्न पूछ चुका है। आप लोग जीएस में भी देखोगे, वहां भी ये प्रश्न आ चुका है। कुछ हिंदी वाले बोलना शुरू कर दिए कि सर तो सिर्फ अंग्रेजी में लिखते हैं। कहाँ अंग्रेजी में लिखते हैं यार, सारा तो हिंदी में लिखा हुआ है ही। अब कॉन्टिनेंट लिख दिए तो किसी को कष्ट हो जाए, प्लेट लिखे तो कष्ट हो जाए, तब इसका क्या उपाय है? इस तरह के लोग हमसे न पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा है। एक्रेशनरी प्रिज्म का क्या हिंदी होगा? कुछ होता ही नहीं तो कहाँ से लाएं? मेरे लिए भी तो समस्या है ना। मान लो हम मैथ्स के टीचर होते, फिजिक्स के टीचर होते, वैसे ही ज्योग्राफी के टीचर हैं, तो ये इतिहास थोड़े ना है कि हर शब्द का और समाज शास्त्र रह गया। एक्रेशनरी प्रिज्म का हिंदी ही नहीं कहीं मुझे मिला। अब खुद से कहो तो बना दें। 4 आर्क ट्रफ को तो मैंने बनाया है। चापीय द्रोणी, अग्र चापीय द्रोणी और पश्च चापीय द्रोणी, ऐसा कोई शब्द लिखा है? स्ट्रॉलर ने लिखा है क्या? नहीं लिखा है। सविंदर सिंह ने ट्रांसलेशन किया क्या? नहीं किया। अब क्या करें? दूसरा रास्ता है, नहीं पढ़ाएं। टीए में वल्केनिक इरप्शन हो सकता है। टीए में जैसे जैसे वल्केनिज्म, मैंने बोला ना, प्लेट जैसे जैसे पिघलता चला जाएगा वैसे वैसे गर्त पूर्व की ओर खिसकता चला जाएगा, और उस स्थिति में फिर ज्वालामुखी जो कि वल्केनिक आर्क में आ रहा है वो टेक्टोनिक आर्क में आने लगेगा। और जो एक्रेशनरी प्रिज्म देख रहे हो ये अगला टेक्टोनिक आर्क बन जाएगा। और जहां ट्रेंच वेज देख रहे हो वहां पर पुनः एक्रेशनरी प्रिज्म बन जाएगा। ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। जब प्लेट टेक्टोनिक का समरी करेंगे फिर एक बार और आपको डिटेल बताएंगे। इसमें पिक्चर धीरे धीरे ही क्लियर होता है। समझ गए सर रवि। कोई और प्रश्न पूछना है तो आप जल्दी से पूछो। आपके
ओके, हो गया होगा। अब आप आगे लिखो। स्टेज 3 हो गया। अब इसमें लिखो आगे। बहुत मस्त समझ आ गया। अमित कुमार यादव, महावीर प्रताप ऋषि। टीए वीए से क्यों ज्यादा ऊंचा होगा? वीए भी ऊंचा हो सकता है, ऐसा कुछ नियम नहीं है। वीए क्या होता है ना, एक समय के बाद रुक जाता है वल्केनिक आर्क का उत्थान, क्योंकि इसमें मैग्मा का सप्लाई एक समय के बाद तो रुक जाना है ना, फिर मैग्मा इसके अंदर में प्रवेश करने लगती है और इसमें भी ज्वालामुखी साइड से कहीं कहीं से फटने लगता है और ये इसका और उत्थान होना शुरू हो जाता है। और जो मैग्मा निकल करके इसके अंदर में यहां फंस गई, मान लो यहां मैग्मा फंस गई, तो यही बनता है ना बैथोलिथ। ग्रेनाइट का कोर यही बैथोलिथ रॉक बन जाता है, समझे? अभी बैथोलिथ फॉर्मेशन पे बात करेंगे ज्वालामुखी में, लेकिन बैथोलिथ फॉर्मेशन ऐसे ही होता है। लिखो नेक्स्ट। लिखो आइलैंड आर्क ओशियन कन्वर्जेंस। आइलैंड आर्क ओशियन कन्वर्जेंस। लिखो यह ओशियन अभिसरण का ही एक अन्य प्रारूप है। अभिसरण का ही एक अन्य प्रारूप है तथा
इसका प्रमुख उदाहरण इंडोनेशिया का द्वीपीय चाप है। इंडोनेशिया का द्वीपीय चाप है। जहां आइलैंड आर्क के नीचे ओशियनिक प्लेट का निरंतर सबडक्शन हो रहा है। ओशियनिक प्लेट का निरंतर सबडक्शन हो रहा है। एवं ओशियनिक प्लेट के पिघलने से ग्रेनाइटिक मैग्मा का द्वीपीय चाप समूहों में निरंतर प्रवेश होता है। जिससे महाद्वीपीय क्रस्ट का निर्माण होता है। एक लाइन यहां लिखो कि महाद्वीपीय क्रस्ट का निर्माण प्लेटों के अभिसारी सीमाओं से ही संबंधित है। तथा महासागरीय क्रस्ट के विनाश पर महाद्वीपीय क्रस्ट का निर्माण हो रहा है। महाद्वीपीय क्रस्ट का
निर्माण हो रहा है। नेक्स्ट पैराग्राफ। महाद्वीपीय क्रस्ट कैसे बन रहा है देखो, इसी एग्जाम्पल में देखते हैं कि पहले दो ओशियानिक क्रस्ट टकराया। पहले जापान नहीं था ना, पहले क्या था वहां पे? पैसिफिक का ओशियानिक क्रस्ट, यूरेशियन प्लेट का ओशियानिक क्रस्ट। अब ये दोनों ओशियानिक मार्जिन टकराया तो वहां पर कोई जापान नहीं था, वहां पर कोई द्वीप नहीं था। लेकिन दोनों के टकराने के बाद जो क्रियाएं हुई हैं, उसके बाद जापान के आइलैंड आर की उत्पत्ति देखो। तो जापान है क्या? वो तो एक कॉन्टिनेंटल मास है। अब कॉन्टिनेंटल मास में क्या होता है? सेडिमेंट्री रॉक होता है जो एक्रेशनरी प्रिज्म में बन रहा है। कायांतरित चट्टानें होती हैं जो टेक्टोनिक आर्क में बन रहा है। कायांतरण क्यों होगा? अधिक दाब के कारण, संपीड़न के कारण, मैग्मा के अंदर प्रवेश होने के कारण। यानी इसमें थर्मल मेटामॉर्फिज्म और डायनामिक मेटामॉर्फिज्म दोनों हो रहा है। चट्टानों का कायांतरण तापीय कारण से भी होता है और दाब से भी होता है। तो टेक्टोनिक आर्क में दोनों चीजें हो रही हैं। विवर्तनिक चाप में कायांतरित चट्टानें मिलेगी, अंदर में मैग्मा घुस गया तो बैथोलिथ मिलेगा। जो मैंने अभी दिखाया आपको, बैथोलिथ होता है मैग्मा का गुंबदाकार संरचना, ग्रेनाइट होता है मोस्टली, अंतर्वेदी मैग्मा होता है, बाहर नहीं निकल पाता है। फिर आप देखोगे वल्केनिक आर्क है, तो वल्केनिक आर्क में भी क्या आ रहा है? एंडीसाइट आ रहा है ना। बैसाल्ट प्लेट, बैसाल्टिक प्लेट के नीचे विनाश और उसके पृथक्कीकरण होने से जो मैग्मा बन रहा है वो तो एंडीसाइटिक है। तो यानी एंडीसाइटिक, ग्रेनाइटिक, सेडिमेंट्री रॉक की जो संरचना बन रही है वही तो कॉन्टिनेंट है। और यहां हो क्या रहा है? पैसिफिक के ओशियनिक क्रस्ट का विनाश हो रहा है। यानी ओशियनिक क्रस्ट के विनाश पर महाद्वीपीय क्रस्ट का निर्माण हो रहा है। और तुम अगर समझ सकते हो तो समझो कि धीरे धीरे करके पैसिफिक का पूरा प्लेट धीरे धीरे करके उसको कंज्यूम करता चला जाएगा। पैसिफिक प्लेट का को कंज्यूम कर लेगा जापान के नीचे यूरेशिया का प्लेट, और जापान की आकृति बढ़ती चली जाएगी। पैसिफिक का विनाश होता चला जाएगा। अभी पूरा चित्र नहीं आएगा तुम्हारे मन में, दिमाग उतना ही तक लगाओ जितना तक कहा जाए। अटलांटिक का क्या होगा और उसका क्या होगा अभी हमने पढ़ाया है क्या पूरा? तो जितना चित्र दिया जाए उतना ही तक रहो, उससे मन शांत रहता है, भटकता नहीं है। ज्ञान धीरे धीरे करके ही प्रवेश करेगा। और अंतिम डिस्कशन करेंगे तो पूरा ग्लोब कैसे बना और भूपरपट्टी कैसे बनी सब समझ में आएगा तुमको। ये मैंने डे 1 को भी प्रॉमिस किया था। आगे लिखिए, लिखो आयरन आर्क वाला हो गया। अब लिखो ओशियन हो गया। अब लिखो ओशियन कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस। दूसरा है, या दूसरा इंपॉर्टेंट वन है ओशियन कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस। ओशियन कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस
महासागरीय प्लेटों का महाद्वीपीय प्लेट से अभिसरण होगा तब क्या होगा? लिखो स्टेज 1, नहीं लिखो इसे कॉर्डिलेरा समतुल्य, कॉर्डिलेरा CORDILLERA। कहोगे सर कॉर्डिलेरा अंग्रेजी में क्यों लिख दिए, कहां से हिंदी लाए यार? हिंदी में भी तो कार्डिलेरा ही लिखा रहता है। तो लिखो कार्डिलेरा फॉर्मेशंस या कार्डिलेरा पर्वत निर्माण की प्रक्रिया, ओशियन कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस को कॉर्डिलेरा निर्माण की प्रक्रिया भी कहते हैं। लिखो इसका डिटेल। स्टेज 1, अब आपको बता रहा है कि ओशियन कॉन्टिनेंट का कोलिजन होगा तो नीचे कौन जाएगा? ओशियनिक प्लेट जाएगा ना। तो लिखिए द ओशियनिक प्लेट बीइंग डेंसर, बीइंग कंपोज्ड ऑफ हेवियर मटेरियल। अच्छा, महासागरीय प्लेट जिसका घनत्व अधिक है, महाद्वीपीय प्लेट के नीचे अभिसरित हो जाता है या क्षेपित हो जाता है, जिससे विशाल गर्त का निर्माण, जैसे पहले हुआ था, जिससे विशाल गर्त का निर्माण एवं गर्त में अवसादीकरण से भूसन्नतीय दशाएं बनती हैं। गर्त में अवसादीकरण से भूसन्नतीय दशाएं बनती है। भूसन्नतीय दशाएं बनती है। लिखो इस भूसन्नति में 2 प्रकार के अवसाद प्राप्त होते हैं। इस भूसन्नति में 2 प्रकार के अवसाद प्राप्त होते हैं। पहला फ्लाइश, जो कि महासागरीय अवसाद हैं, और दूसरा मोलास,
दूसरा है मोलास। इधर देखो ये कॉन्टिनेंटल प्लेट आ रहा है, ये ओशियनिक प्लेट आ रहा है। यह है ओशियन कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस। ये बना हमारा गर्त। लिखो गर्त में दो प्रकार के अवसाद आते हैं। एक है हमारा समुद्री अवसाद, महासागरीय अवसाद जो होते हैं, इसको मान लेते हैं इधर से ये जमा होकर के आ रहा है, महासागरीय अवसाद का लेयर है ये सब। इसको हम लोग कहते हैं फ्लाइश। और दूसरा है कॉन्टिनेंटल भाग से आने वाला अवसाद, कॉन्टिनेंटल भाग से महाद्वीपीय अवसाद, जिसे मोलास कहते हैं, जिसे मोलास कहते हैं। अब लिखो, अतः गर्त में दो भूसन्नतियों का निर्माण होगा। गर्त में दो भूसन्नतियों का निर्माण होगा। महासागरीय भूसन्नति को ईओ सिंक्लाइन कहते हैं। अब इसका हिंदी होता ही नहीं है तो क्या करेगा आदमी, ईओ ही लिखेगा ना। ईओ सिंक्लाइन कहते हैं। अब मोलास का हिंदी कहां से लाएं, जबकि महाद्वीपीय अवसाद से बने भूसन्नति को मायो सिंक्लाइन कहते हैं। मायो भूसन्नति, हिंदी लिखना चाहते तो लिख दो मायो भूसन्नति, ईओ भूसन्नति कहते हैं। यानी दो प्रकार के भूसन्नतियों का निर्माण देखा जाएगा। ये तुम्हारा दुर्बलता मंडल, यह था तुम्हारा स्टेज 1। ओशियन में क्या था, एक ही प्रकार का भूसन्नति बना था, उसमें फ्लाइश मटेरियल था, उसमें ईओ सिंक्लाइन बना था, लेकिन इसमें दो तरह का मटेरियल बन रहा है। कारण क्या है उसका, एक तरफ महाद्वीप है तो महाद्वीपीय अवसाद हो गया, अवसाद की प्रकृति अलग हो गई तो चट्टानों की प्रकृति अलग हो जाएगी। कॉर्डिलेरा में अलग अलग सीरीज जो बनेगा, माउंटेन्स का श्रृंखला जो बनेंगे पर्वतों के, उनके चट्टानी संरचना में अंतर हो जाएगा। कुछ पर्वत श्रृंखलाएं बन जाएगी जो कि मोलास से बनी हुई हैं, कुछ बनेंगी जो फ्लाइश से बनी हुई हैं। दोनों के भूगर्भिक संरचना में अंतर होता है। कॉर्डिलेरा की बहुत बड़ी विशेषता होती है कि उसके विभिन्न श्रेणियों की भूगर्भिक संरचना अलग अलग होती है, चट्टानीय संरचना में अंतर होता है, भूगर्भिक उत्पत्ति काल में अंतर होता है, तभी उसको कॉर्डिलेरा कहेंगे। कॉर्डिलेरा पर हम लिखवाएंगे आपको, सुनते रहो आप। स्टेज 2, स्टेज 2 का मतलब है कि आप लिखो कि वही ज्वालामुखीय चाप की उत्पत्ति, ज्वालामुखीय चाप की उत्पत्ति महाद्वीपीय प्लेट पर होता है, महाद्वीपीय प्लेट पर होता है। मान लो महाद्वीपीय प्लेट है तो यहां से ये प्रक्रिया सब वही है, लिखते जाओ कि बेसाल्टिक क्रस्ट का पार्शियल मेल्टिंग, जब भी लिखना है पार्शियल मेल्टिंग, सब किताब लिख देता है पिघलने से, पार्शियल मेल्टिंग, आंशिक पिघलन। यहां पर क्या हो रहा है, आंशिक पिघलन एवं आंशिक पिघलन एवं पृथक्कीकरण से ग्रेनाइटिक या एंडीसाइटिक मैग्मा उत्पन्न होता है। बेसाल्ट के डिफरेंशिएशन से एंडीसाइट बनेगा जो कि ज्वालामुखीय चाप का निर्माण करता है।
यहां देखो ऐसे ही बनेगा ये वल्केनिक आर्क। लिखो जबकि गर्त में मायोजियोसिंक्लाइन में, गर्त के मायोजियोसिंक्लाइन वाले भाग में एक्रिशनरी प्रिज्म्स का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। लिखो वल्केनिक आर्क के पश्च भाग में, वल्केनिक आर्क के पश्च भाग में ज्वालामुखी के मैग्मा के थ्रस्ट से, मैग्मा के छेप से उत्संवलित क्षेत्र बनते हैं जो कालांतर में पठार के रूप में प्राप्त होते हैं। कालांतर में पठार के रूप में प्राप्त होते हैं। यहां देखो वल्केनिक आर्क से तो मैग्मा निकल रहा है, ये तो लाइव हो गया, लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि ये मैग्मा निकल नहीं पा रहा है तो उत्थान करते चला जाएगा। तो यहां पर देखो ये धीरे धीरे करके उत्थान होने लगेगा, ये भाग उठना शुरू हो जाता है। तो ये है स्टेज 2। लिखो स्टेज 3। स्टेज 3 में आओ। लिखो कॉर्डिलेरा का निर्माण, पूरा कॉर्डिलेरा बन जाएगा। कॉर्डिलेरा का निर्माण जिसका प्रमुख उदाहरण एंडीज एवं रॉकीज पर्वत है। जिसका प्रमुख उदाहरण रॉकीज एवं एंडीज पर्वत है। लिखो गर्त के दोनों भूसन्नतियों में गर्त के दोनों भूसन्नतियों में एक्रिशनरी प्रिज्म एवं टेक्टोनिक आर्क बनने लगते हैं। टेक्टोनिक आर्क और एक्रिशनरी प्रिज्म बनने लगते हैं। जो कोस्टल माउंटेन के रूप में प्रकट होते हैं। कई बार लिखते जाइए, कई बार टेक्टोनिक एवं वल्केनिक आर्क एक दूसरे पर अध्यारोपित हो जाते हैं। टेक्टोनिक एवं वल्केनिक आर्क एक दूसरे पर अध्यारोपित हो जाते हैं
जिससे कॉर्डिलेरा में युग्मित संरचना प्राप्त होती है। तथा इसे टेक्टोवोल्केनिक आर्क भी कहते हैं। तथा इसे टेक्टोवोल्केनिक आर्क भी कहते हैं। बैक आर्क ट्रफ, फोर आर्क ट्रफ, जैसे पहले संरचना थी ना वही संरचना यहां बननी है। आइलैंड आर्क से कुछ बहुत अलग नहीं है, लेकिन अलग सिर्फ इस अर्थ में हो रहा है कि यहां पर दो प्रकार के अवसाद थे। एक अवसाद क्या था? महाद्वीपीय यानी मोलास था। तो ये मोलास वाला रेंज है, ये सब मोलास वाली संरचनाएं जो बन गई है ना। और ये तो ज्वाला, और ये जो एक्रेशनरी प्रिज्म बना हुआ है ये फ्लाइश वाली संरचना है। तो मोलास और फ्लाइश का अंतर आ जाता है बस, यानी बाकी सारी प्रक्रिया वही है। इसमें भी यहां देखो उत्संवलन हुआ ही है। बैक आर्क ट्रफ के पास इधर, इसको हम लोग बोलेंगे पिडमोंट पर्वत पादीय पठार। यह है पिडमोंट प्लेट्यू। ये जो भाग है ना, ये भाग पिडमोंट प्लेट्यू बन जाता है, पर्वत पादीय पठार बन जाता है। और कई बार क्या होता है कि मान लो ये एक्रेशनरी प्रिज्म है, ध्यान से देखते रहो, और ये टेक्टोनिक आर्क है और मैग्मा अंदर में यहां प्रवेश कर रहा है, यहां भी प्रवेश करने लगता है धीरे धीरे। और ये मान लो ये वोल्केनिक आर्क ऐसे बना हुआ है, यहां भी मैग्मा पहले प्रवेश किया हुआ था, तो मैग्मा का प्रवेश हो रहा है। तो कई बार क्या होता है कि बीच में जो ये द्रोणी है ना, इसमें भी उत्थान हो जाता है। ये द्रोणी का भाग ऊपर की तरफ ऐसे उठ जाता है, और ये भी ऊपर उठा, ये भी ऐसे ऊपर उठ गया, और ये इस तरह से पूरा ऐसे उठता चला गया। अब देखो ये संरचना कैसे बन रही है, इस तरह से उठता चला जाता है ये सब कुछ। तो ये जो रेंज है ना, ये कहलाएगा, ये तो है हमारा टेक्टोवोल्केनिक आर्क। अंत में पर्वत ऐसा ही दिखेगा, टेक्टोवोल्केनिक आर्क। ये हमारा हो जाएगा कोस्टल रेंज, जो एक्रेशनरी प्रिज्म का भाग है, और बीच में पठार मिलने लगते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं इंटर माउंटेन प्लेट्यू। अब हिंदी क्या है? अंतः पर्वतीय पठार। ये अंतर पर्वतीय पठार बन जाते हैं दो रेंज के बीच में। अब अगर इस दो रेंज के बीच में पठार बन गया है तो इसकी खूबसूरती है ये भी पढ़ने में कि ये, इसी को हम लोग फिर कहते हैं मीडियन मास। यही मीडियन मास है। मीडियन मास क्या हो गया? मीडियन मास हो गया कि दो पर्वत श्रेणी के मध्य हो, यानी रेंजेस के मध्य हो, दो पर्वत रेंजेस के मध्य में हो, पठार हो, उत्संवलित हो, उत्थान हुआ हो इसमें, लेकिन वलन नहीं मिलेगा, इसमें वलन नहीं मिलता है, फोल्डिंग नहीं मिलता है, तो ये मीडियन मास हो जाता है। आगे भी मीडियन मास का कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, लेकिन मीडियन मास कैसे बनता है और किस तरह से हमारा प्लेट टेक्टोनिक काम कर रहा है, इसका भी एक उदाहरण देखने लायक है। यहां पर तो इस तरह से प्लेट नीचे जाता है और प्लेट के पिघलने से अंत में जो ऊपर से संरचना दिखती है ना, इस तरह से दिखती है। यहां देखो ये सी है, ये समुद्र का भाग है, और ये कोस्टल रेंज होगा, कोस्टल रेंज होगा, अंतर पर्वतीय पठार मिलेगा। इसे कोलोराडो प्लेट्यू है ना। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? जैसे कोलंबिया, मीडियन मास ऊपर दिखाई नहीं पड़ेगा शायद आपको, तो मीडियन मास का उदाहरण क्या है?
मीडियन मास का उदाहरण हो जाएगा कोलंबिया का पठार। अरे यूएस में देखो ना मीडियन मास क्या है, कोलंबिया का पठार। और हो जाएगा कोलोराडो। एंडीज में आओगे तो इसका उदाहरण मिलेगा बोलीविया, बोलीविया का पठार। और अगर आप एंडीज की संरचना देखना चाहो तो एंडीज कैसे बना हुआ, ये देखो कोस्टल प्लेन है, फिर यहाँ पे कोस्टल माउंटेन्स आ जाता है, फिर यहाँ पर यही तुम्हारा पठार मिलने लगेगा, फिर ये इस तरह से सेंट्रल सीरा मैड्रे इस तरह से संरचना मिलने लगती है, फिर यहाँ पठारी भाग मिलता है। इस तरह से ये कोस्टल प्लेन यहाँ पर है, कोस्टल रेंज कहीं कहीं मिलने लगेगा प्लेन के पास, फिर ये इस तरह से ऊपर उठने लगता है, फिर ऊपर और ऊपर। अब मान लो बोलीविया का पठार को हम दिखाना चाहें तो इसको हटा देते हैं, इंटर माउंटेन बनाना पड़ेगा। तो ये बोलीविया का पठार हो गया, फिर ये इस तरह से रेंजेस आकर के नीचे मिलने लगता है, इस तरह से रेंजेस मिलने लगता है। अब देखोगे तो मैग्मा यहां से निकल रहा है, तो इसमें कोटोपैक्सी, चिम्बोरोजो, ओजस डेल सलाडो, और यहां इस तरह से प्लेट नीचे की ओर सबडक्ट कर रहा है। पूरा अगर दिखा दें तो इस प्लेट को देखो, यहां इस तरह से सबडक्ट कर रहा है, यहां से मैग्मा निकल रहा है। यही एंडीज है और क्या, यही एंडीज है। इसी तरह से चट्टानें बनी हुई हैं, इस तरह से बना हुआ है। तो एंडीज कैसे बनता है, रॉकीज कैसे बनता है, इसके लिए आपको इसके थ्योरेटिकल पार्ट में इस तरह से समझना होगा। आज का वीडियो कम से कम एक बार और आज देखो ध्यान से, और नोट किया है, समझने की कोशिश करो। ये मत सोचो कि वीडियो खर्च हो जाएगा, होने दो खर्च, तुम्हारे समझने के लिए है ना, उसको प्रिजर्व करके क्या रखोगे। दोस्त को बांट रहे हो तो अपना नुकसान कर ही रहे हो। चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर द डे।